Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you first law of motion from your chapter 9 class 9 science book. Okay? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कैसे ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बना, कैसे मतलब क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा, कैसे मतलब हम इसको यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, ऑल अबाउट इट. ओके तो बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, किसी तरह का कंफ्यूजन मत रखिएगा. और एनसीईआरटी को मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी कि एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए. ठीक है, जितनी बार आप पढ़ेंगे इस बुक को आपको लगेगा कि ये तो मतलब ये बात तो मैं पहले से जानता ही नहीं था. ठीक है, और आपको जो लैंग्वेज है उसको कैच करने की कोशिश करिए. ठीक है, इस तरीके से सोचने की कोशिश करिए, आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो बाय reading the NCERT. Okay, by observing the motion of objects on an inclined plane, Galileo deduced that objects move with a constant speed when no force acts on them. ठीक है, तो गैलीलियो एक बहुत ही बड़े इटली के साइंटिस्ट थे. उन्होंने लॉज ऑफ मोशन के ऊपर भी बहुत सारा काम किया. ठीक है, मतलब वो लोग ऐसा जानते नहीं थे कि हमें कोई लॉ बनाना है. ठीक है, बट वो अपनी ऑब्जर्वेशंस देते थे. बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसी तरीके से बहुत सालों तक काम किया. फिर उन सबकी ऑब्जर्वेशन को मिला करके लास्ट में एक लॉ बना. ऐसा नहीं है कि मुझे लॉ ऑफ मोशन बनाना है तो मैं ना ये करने लगूं. नहीं, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, जो भी साइंटिस्ट थे पहले या अभी भी जो भी काम होता है, दे जस्ट पुट देयर ऑब्जर्वेशंस कि हमने ये देखा, हमने ये समझा, हमने ये पाया. ठीक है, देन बहुत सारे साइंटिस्ट उस पर इस तरह से काम करते हैं. तो बहुत सारे लोगों की एक कॉमन जो ऑब्जर्वेशन रहती है उसको ले करके लॉ फिर बनता है. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि पहले हमें लॉ बनाना है इसलिए हम ये ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन मतलब जैसे इस तरीके का प्लेन है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक इंक्लाइन प्लेन है. ठीक है, झुका हुआ है. ठीक है, तो गैलीलियो ने देखा कि इंक्लाइन प्लेन की मोशन को उन्होंने स्टडी किया कि इंक्लाइन प्लेन पे हम किसी भी चीज़ को जब मूव कराते हैं तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, एक्सटर्नल फोर्स मतलब जैसे ग्रेविटी का फोर्स वो भी एक्सटर्नल फोर्स है, जैसे फ्रिक्शन का फोर्स वो भी एक्सटर्नल फोर्स है, या हम ही कोई फोर्स लगा करके अपने हाथ से रोक लें. तो उन्होंने देखा कि किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे अगर हम ऊपर से नीचे बॉल को छोड़ दें, जैसे आप फिगर में देख सकते हो इंक्लाइन प्लेन है, तो जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको रोकेगा नहीं, ये मोशन रुकेगा नहीं. भाई मतलब आप एक इनफाइनाइट हाइट का इंक्लाइन प्लेन ले लीजिए, तो उसके ऊपर बॉल को फेंक दीजिए ऐसे करके, तो बॉल तो कभी रुकेगी ही नहीं, है ना, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको रोकने के लिए नहीं आएगा. ठीक है, तो ये कहने का मतलब था उनका. ठीक है, सो ही ऑब्जर्व दैट व्हेन ए मार्बल रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस. और उन्होंने ये भी देखा कि जब हम इंक्लाइन प्लेन के ऊपर किसी पत्थर को जो है गिरा देते हैं, लुढ़का देते हैं, तो जैसे जैसे वो नीचे आता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करने लगती है. ठीक है, टाइम के साथ में. In the next chapter, you will learn that the marble falls under the unbalanced force of gravity as it rolls down and attains a definite velocity by the time it reaches the bottom. तो इसको हम इसका जो इसके पीछे का कारण है वो क्या है, ग्रेविटी, जो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है. कि हम ये कहेंगे कि जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं होता चीज़ें मूव नहीं करती हैं. तो ये अनबैलेंस फोर्स कहाँ से आया है, ये अनबैलेंस फोर्स ग्रेविटी की वजह से आया है. ग्रेविटी जो है अपनी तरफ चीज़ों को आकर्षित करती है, खींचती है. इसीलिए कोई भी चीज़ अगर हाइट पे है, ऊपर है, तो वो नीचे आने की कोशिश करेगा, अर्थ के ऊपर गिरने की कोशिश करेगा ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटी जो है एक्सटर्नल फोर्स का काम कर रही है. और जब हम ऊपर से नीचे चीज़ों को गिराते हैं तो ऐसा नहीं कि जिस स्पीड से ऊपर से गिरना शुरू किया वही स्पीड नीचे भी होगी. नहीं, जैसे जैसे पास आते लगेगी चीज़ें उसकी स्पीड बढ़ने लगेगी, बढ़ती जाती है. ठीक है, तो यही कहा गया है कि एज इट रोल्स डाउन एंड अटेन्स ए डेफिनेट वेलोसिटी बाय द टाइम इट रीचेस द बॉटम. ठीक है, सो इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस व्हेन इट क्लाइम्स अप एज शोन इन फिगर 5.9.5p. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो कि यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई इंक्लाइन प्लेन लिया हुआ है, उससे एक बॉल को या मार्बल को नीचे हमने गिरा दिया. तो यहाँ से जब हम ये बॉल नीचे जा रही है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी मान लीजिए 2 है, फिर इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 3 आ जाएगी, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 4 आ जाएगी, और इस पॉइंट पे जब लास्ट पॉइंट जहाँ पे टच कर रहा है ग्राउंड को, यहाँ पे 5 आ जाएगी. ठीक है, फिर
अगर ये इंक्लाइन प्लेन में इस तरीके से हमने मोशन देखा, लेकिन जब हम इसको ऊपर नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो फिर से यहाँ पे मान लीजिए इसकी वेलोसिटी हमने 5 पे की, ये 4 आ गई, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और लास्ट में ये जो टॉप है, ठीक है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो जब ऊपर से नीचे चीजें आती हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, और जब नीचे से ऊपर जाती है चीजें तो लास्ट पॉइंट जहाँ पे कि वो अब उसके आगे नहीं जाता है, तो उस वक्त उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। ठीक है, ये कहा गया है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन गैलीलियो ने दी कि ऐसा होता है। ठीक है, तो ये सब ऑब्जर्वेशंस थी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, वो नेचर की जो हम ग्रेविटी है उसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट ये सारी कुछ क्या थी, गैलीलियो की ऑब्जर्वेशंस थी कि ऐसा होता है। ठीक है, अब इसके पीछे क्या कारण थे, क्या चीजें थी, वो भी हम देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, सो इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस व्हेन इट क्लाइंब्स अप एज शोन इन फिगर 9.5b. Figure 9.5c shows a marble resting on an ideal frictionless plane inclined on both sides. ठीक है, now we will study some of the arguments made by the Galileo. Galileo argued that when the marble is released from left, it would roll down the slope and go up on the opposite side to the same height from which it was released. ठीक है, गैलीलियो ने कहा कि जैसे हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ठीक है, ये जो बॉल है, ठीक है, ये जो बॉल है इस हाइट से, इस सर्टेन हाइट से रिलीज की गई। ठीक है, तो फर्स्ट केस में अगर हम इंक्लाइन प्लेन ये ले लें, ठीक है, कि केवल यही इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा कि ये बॉल आएगी यहाँ से, यहाँ पे टकराएगी और वापस इसी हाइट को अटेन करने की कोशिश करेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम, ठीक है, अगर हम ये इंक्लाइन प्लेन को जरा सा और लीन डाउन कर दें और इसका एंगल कम कर दें, झुका दें, तो भी ये बॉल जो है वापस से यही कोशिश करेगी कि ये बॉल यहाँ आए, यहाँ पे टकराए और वापस से उसी हाइट को अटेन करने की कोशिश करेगी। ठीक है, और अगर हम फिर भी एंगल कम कर दें, ये और एंगल झुका दें, तो भी ये बॉल वापस आएगी और उसी हाइट को अटेन करने की कोशिश करेगी जितनी की हाइट से ये गिरी है। ठीक है, और अगर मान लीजिए सपोज करिए कि हम ये इंक्लाइन प्लेन को बिल्कुल जमीन से ही सटा दें, तो क्या होगा, कैसे हाइट अटेन करेगी ये बॉल, कभी आपने सोचा है? ठीक है, तो गैलीलियो इसके बारे में क्या आर्गुमेंट देते हैं कि अगर आइडियल कंडीशन में, मतलब हम यहाँ जो भी बात कर रहे हैं आइडियल कंडीशन में बात कर रहे हैं, आइडियल कंडीशन रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन आइडियल कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें हम किसी एक फैक्टर को ही सब कुछ मानते हैं, बाकी कंडीशंस को नहीं कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन जिसपे कि एक्सटर्नल कोई भी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, बिल्कुल आइडियल कंडीशंस है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जब ये बॉल को हम बिल्कुल जमीन से ये इंक्लाइन प्लेन हटाई देंगे, बॉल आएगी यहाँ पे, यहाँ टकराएगी, फिर ये मूव करना शुरू करेगी, तो ये हाइट तो यही अटेन करने की कोशिश करेगी ना, और ये बॉल तब तक चलती रहेगी जब तक ये हाइट अटेन ना कर ले। यानी कि ये बॉल तो मतलब इनफाइनाइट चलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये हाइट तो मतलब इतना नीचे आ गई तो फिर तो वापस तो इतना बाउंस बैक हो नहीं रही है, तो यानी ये बॉल तो यानी फॉरएवर चलने के लिए आ गई है। यही कहा गैलीलियो ने, ठीक है, कि ऐसा ही होना चाहिए आइडियल कंडीशंस में। ठीक है, सो इफ द इंक्लिनेशंस ऑफ द प्लेन ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल, देन द मार्बल विल क्लाइंब द सेम डिस्टेंस दैट इट कवर्ड व्हाइल रोलिंग डाउन। ठीक है, if the angle of inclination of the right side plane were gradually decreased, then the marble would travel further distances till it reaches the original height. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर दोनों तरफ के इंक्लिनेशन बराबर हैं, जैसे कि फर्स्ट केस में एंगल बराबर थे, ठीक है, मतलब कि यहाँ से जो एंगल है, ठीक है, ये जो इंक्लिनेशन ये वाले का और ये वाले का, जमीन से जो इंक्लिनेशन सपोज ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री था, तो इंक्लिनेशन बराबर है, तो ये आया हाइट और इसने ये अटेन कर लिया। ठीक है, यानी ये जो डिस्टेंस है x, ये भी x है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका इंक्लिनेशन चेंज कर दें, इसका एंगल जो है हम 45 कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये फर्दर x प्लस y डिस्टेंस चलेगा ताकि ये हाइट को अटेन कर ले। भाई यही हाइट हमको चाहिए, तो यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा चलना पड़ रहा है, फिर अगर हम और झुका देंगे तो फिर आप देखिए फिर से ये हाइट अटेन करने के लिए इसको और ज़्यादा डिस्टेंस चलना पड़ रहा है, पर वो हाइट अटेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ज़मीन से इसे हटा दें तो ये तो फॉरएवर चलती रहेगी ना ये गेंद, ये कहा गैलीलियो ने।
ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए आइडियल कंडीशंस में, ठीक है। सो if the angle of inclination of the right side plane were gradually decreased, then the marble would travel further distances till it reaches the original height. Okay, if the right side plane were ultimately made horizontal, that is, the slope is reduced to zero, the marble would continue to travel forever trying to reach the same height that it was released from. तो इस तरीके से अगर इस आर्गुमेंट से देखा जाए कि अगर उसके हॉरिजॉन्टल को जो इंक्लाइन प्लेन है उसको हॉरिजॉन्टल से सटा दिया जाए, जमीन से सटा दिया जाए, तो यानी कि बॉल तो हमेशा के लिए मतलब इनफाइनाइट टाइम के लिए मूव करेगी अगर उसके ऊपर मतलब सब कुछ आइडियल कंडीशंस में रहा तो, ठीक है, ताकि वो फिर से वो हाइट अटेन कर ले। और हाइट अटेन होगी नहीं, और हाइट जब तक अटेन होगी नहीं तब तक बॉल रुकेगी नहीं, ठीक है। सो द अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑन द मार्बल इन दिस केस आर जीरो। तो जो आइडियल कंडीशन है इसमें अनबैलेंस फोर्स जीरो था, मतलब आइडियल कंडीशन में तो एक्सटर्नल फोर्स कुछ होता नहीं है, यानी अनबैलेंस फोर्स जीरो है। इट does suggest that an unbalanced or external force is required to change the motion of the marble, but no net force is needed to sustain the uniform motion of the marble। यानी कि फिर साइंटिस्ट ने ये कॉन्क्लूड किया, जो पहले इनका ये था कि कोई भी चीज का जो नेचुरल स्टेट है वो ये है कि वो रुके रहे और चलता तभी है जब उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। लेकिन गैलीलियो ने अपने इस तरीके के आर्गुमेंट से इस थ्योरी को बिल्कुल पलट दिया। उन्होंने ये कहा कि किसी भी चीज का नेचुरल स्टेट है कि वो चले चले और इनफाइनाइट चलता रहे, ठीक है, और जो है अनबैलेंस्ड फोर्स या कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए उसको कि वो रोके, ठीक है। अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा तो चीजें हमेशा के लिए चलती रहेंगी, ठीक है। ये उन्होंने कहा, मतलब ठीक अपोजिट, मतलब जो अपने जो है जो ऑलरेडी जो मतलब जो जनरलाइज्ड व्यू था उस समय के लिए कि भाई कोई भी चीज का जो नेचुरल स्टेट है कि वो रुका हुआ है, चलाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन गैलीलियो ने कहा कि नहीं, किसी भी चीज का जो नेचुरल स्टेट है कि वो चलता रहे, और अगर वो रुकी हुई है तो यानी उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है। बिल्कुल ही अपोजिट जो है बात गैलीलियो ने कही, ठीक है। इसीलिए गैलीलियो बहुत बदनाम भी थे उस वक्त की, मतलब वो बिल्कुल जो लीक से हट के बातें वो कहते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। उस वक्त जो है चर्च जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे, धार्मिक व्यू लोग रखते थे। इसके बाद भी वो कितने हिम्मती थे कि उन्होंने अपनी बात कहने में कभी भी मतलब जो है एक बार भी नहीं सोचा, और जो भी उनकी ऑब्जर्वेशन थी उन्होंने जस की तस लिखी और रखी, इंस्पाइट कि उनको पता था कि उस वक्त उस समाज में उनकी बातों को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और कई बार तो मौत की सजाएं भी दी गई है इन्हीं सब चीज़ों के लिए, ठीक है, कि चर्च के अगेंस्ट में बात करने के लिए। ओके, सो इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस इट इज़ डिफिकल्ट टू अचीव अ जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स। तो जैसे हमने कहा ना कि अभी तो आइडियल कंडीशंस थी, यहाँ पे कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं था, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में जीरो अनबैलेंस फोर्स मेंटेन कर पाना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी है, फ्रिक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं एक्सटर्नल, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फ्रिक्शन फोर्स तो हर जगह होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन को रेजिस्ट करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से कभी ना कभी वो बॉल तो रुक ही जाएगी, भले ही उसने वो हाइट अटेन की हो या नहीं की हो, ठीक है। सो दस इन प्रैक्टिस द मार्बल स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस। इसीलिए रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है, मार्बल या पत्थर या बॉल थोड़े समय के बाद डिस्टेंस चलने के बाद रुक जाता है, ठीक है। सो द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स मे बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग अ स्मूथ मार्बल एंड अ स्मूथ प्लेन एंड प्रोवाइडिंग अ लुब्रिकेंट ऑन टॉप ऑफ द प्लेन्स। तो आइडियल कंडीशन में अगर जैसे आप इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आइडियल नहीं तो बट नियर टू आइडियल तो आप देख ही सकते हो, ठीक है, कि दोनों ही बिल्कुल स्मूथ, जो इंक्लाइन प्लेन है वो बिल्कुल स्मूथ लो, मार्बल बिल्कुल स्मूथ लो, उन दोनों के ऊपर कोई लुब्रिकेंट लगा के रखो, फिर एक बड़ा कमरा लो जिसमें कि आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सको। देन यू विल अंडरस्टैंड कि नहीं, गैलीलियो ने जो आर्गुमेंट्स दी थी वो कितनी सही दी थी, ठीक है, वो भी लीक से हट के दी थी, जो कि उस वक्त जो है कोई एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार रहता था, ठीक है। सो Newton further studied Galileo's ideas on force and motion and presented three fundamental laws that govern the motion of objects. तो
न्यूटन ने गैलीलियो के जो बुक्स थी, गैलीलियो की जो राइटिंग्स थी, उसको स्टडी किया, उसको समझा, ठीक है, और अपनी भी कुछ उनकी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस थी साइंस के लिए, ठीक है, चीज़ों को देखने का नज़रिया था। ऐसे तो गैलीलियो को बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, बट न्यूटन ने पढ़ा तो उसको समझा और उनके व्यूज़ और गैलीलियो के व्यूज़ को मिला के फिर स्टडी करके फिर एक कॉन्क्लूसिव जो है उन्होंने लॉज बनाया, जिसको कि हम लॉज ऑफ मोशन कहते हैं, ठीक है। सो दीज 3 लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो उन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए, जिसको कि हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ फर्स्ट मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और 1 बाय 1 करके हम तीनों ही लॉज को वीडियोस में डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो में हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो as an object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force, ठीक है। तो ये जो गैलीलियो की ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने यही जो गैलीलियो की ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी, यही थी कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसी में रहेगा, या यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसी में रहेगा, अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। तो अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहना चाहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, और अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब ये नहीं कि हमेशा कोई चीज़ मूव करे। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब है कि जिस भी पोजीशन पे है, चाहे वो रेस्ट में ही है तो भी उसका स्टेट ऑफ मोशन क्या है, रेस्ट है, और अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसका स्टेट ऑफ मोशन क्या है, वो मूव कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी पोजीशन पे है, चाहे रेस्ट पे है चाहे मोशन में है, वो अपने में चेंज आने के लिए रेजिस्ट करेगा, ठीक है। जो रुका हुआ है वो रुका हुआ रहना चाहेगा, वो मूव नहीं करना चाहेगा, और जो मूव कर रहा है वो मूव ही करते रहना चाहेगा, वो रुकना नहीं चाहेगा। यानी दोनों ही केस में दोनों ही चीज़ें अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने से रेजिस्टेंस देती हैं, रेजिस्ट करती, नहीं करना चाहती हैं, ठीक है। So in a qualitative way, the tendency of undisturbed object to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, inertia। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, जो भी उसका स्टेट है, अगर वो मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा, मूव ही करना रहता चाहेगा, और अगर कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट ही करते रहना चाहेगा। इस स्टेट को क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। इस चीज़ का, इस फिनोमिना को, कि अगर कोई चीज़ अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करना चाहती है, रेजिस्टेंस उसके अंदर शो करती है कि नहीं नहीं भाई मैं नहीं करूँगा, तो इसको क्या कहते हैं, इनर्शिया। जैसे कि कोई बच्चा है वो मतलब बहुत ज़िद्दी है, ठीक है, तो वो मतलब अगर उसको पढ़ने के लिए कहो तो वो पढ़ना नहीं चाहेगा, खेलने के लिए कहो तो खेलना नहीं चाहेगा, सोने के लिए कहो तो सोना नहीं चाहेगा। तो ये जो फिनोमिना है रेजिस्टेंस की, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, जिद कहते हैं, है ना। वैसे ही जो ये फिनोमिना है अपनी स्टेट को नहीं चेंज करने की, इसको हम कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया इज इक्वल टू जिद। आप समझ लो कि जिद है। हिंदी में अगर आपको समझना चाहे, इनर्शिया मतलब जिद, जो भी है उसी में बने रहना चाहे, वो बदलना ना चाहे, जिद है उसकी, ठीक है। सो दिस इज वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा कि कोई भी चीज अपना स्टेट नहीं बदलना चाहता है, ठीक है। सो certain experiences that we come across while traveling in a motor car can be explained on the basis of law of inertia। तो हमारी रोजमर्रा की लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को हम लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैसे, we tend to remain at rest with respect to the seat until the driver applies a ब्रेकिंग फोर्स टू स्टॉप द मोटर कार। जैसे मान लीजिए हम कार में जा रहे हैं, ठीक है, हम बिल्कुल आराम से बैठ के, कार चल रही है, हम भी बैठे हैं, सब बैठे हैं, सब आराम से चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगेगा हम आगे की तरफ जर्क खा जाएंगे। ऐसा क्या हो गया, अभी तक तो कार चल रही थी, तब तो हम एक बार भी ऐसे नहीं हुए, लेकिन अचानक से जब ब्रेक लगा तो हम ऐसे क्यों हो गए।
तो जब भी हमारी गाड़ी में ब्रेक लगता है तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी जो है हमारे मोशन को रेजिस्ट करना चाहती है। जैसे कि हम गाड़ी में बैठे रहते हैं तो गाड़ी के साथ साथ हमारी बॉडी भी मूव करना चाहती है, तो जो हमारी वो स्टेट होती है वो क्या होती है, स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। लेकिन जब गाड़ी में ब्रेक लगता है तो भी हमारी बॉडी चाहती है कि हम मूव ही करते रहें, ठीक है, इस स्टॉप होने की टेंडेंसी को रोकना चाहती है। तो ये क्या है, इनर्शिया है, ठीक है, यानी हमारी बॉडी की जिद है कि हम मूव ही करें, हम अपना स्टेट नहीं बदलना चाहें। तो ये जो रेजिस्टेंस बॉडी शो करती है इसी को हम इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। सो with the application of brakes the car slows down but our body tends to continue in the state of motion because of its inertia, ठीक है। a sudden application of brakes may thus cause injury to us, ठीक है। अगर अचानक से ब्रेक लगे और हम सावधान न रहें तो हमें बहुत चोट भी लग सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि दो कारें अगर आमने सामने से टक्कर खा जाएं या कोई कार जो है किसी चीज़ से जाके टकरा जाए बहुत तेज़ स्पीड में, तो अचानक से गाड़ी रुक जाती है। और अगर कार 80 की 90 की स्पीड से चल रही है तो जो भी ड्राइविंग सीट पे या साइड सीट पे बैठा है वो ड्यू टू इनर्शिया उसका आगे का कांच टूट जाएगा और वो बाहर, आदमी अपनी सीट से उछल के बाहर की तरफ से कार के बाहर निकल आएगा, क्योंकि वो गाड़ी तो रुक गई पर उसकी बॉडी मोशन में है। तो ये बहुत मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। इसी वजह से कहा जाता है आपको कि जब भी आप कार में बैठिए, फोर व्हीलर में बैठिए, आपको सीट बेल्ट जो है वो बांध के बैठना होता है, ठीक है। सो अब हम थोड़ा सा गैलीलियो के बारे में भी देख लेते हैं कि इतना सो इम्पोर्टेंट काम किया आप लोगों को परेशान करने के लिए, वो है कौन, ठीक है। सो गैलीलियो गैलीलियाई वॉज बॉर्न ऑन 15th February 1564 in Pisa, Italy, ठीक है। Galileo right from his childhood had a interest in mathematics and natural philosophy, but his father Vincenzo Galilei wanted him to become a medical doctor, but उनके पापा चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, ठीक है, बट उनका नेचुरल इंटरेस्ट किस में था, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी में था, ठीक है। सो accordingly Galileo enrolled himself for a medical degree at the University of Pisa in 1581। तो उनके फादर के प्रेशर में उन्होंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया बट उनका मन वहाँ पे लगा नहीं, ठीक है, विच ही नेवर कम्प्लीटेड बिकॉज ऑफ हिज रियल इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो उनको मैथमेटिक्स में ही इंटरेस्ट था, वो उसी को परस्यू करना चाहते थे, ठीक है। इन 1586 ही रोट हिज फर्स्ट साइंटिफिक बुक द लिटिल बैलेंस, ठीक है, उस वक्त लोग इटालियन में लिखते थे, ठीक है। तो उस बुक का नाम था द लिटिल बैलेंस ला बैलेंटिका, ठीक है, ला बैलेंसिटा, ठीक है, इन विच ही डिस्क्राइब्ड आर्किमिडीज मेथड ऑफ फाइंडिंग द रिलेटिव डेंसिटीज और स्पेसिफिक ग्रेविटीज ऑफ सब्सटेंसेज यूजिंग अ बैलेंस। इसमें उन्होंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को डिस्क्राइब किया और अच्छे से डिटेल में, ठीक है। इन 1589 इन हिज सीरीज ऑफ एसेज De Motu, he presented his theories about falling objects using an inclined plane to slow down the rate of descent, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी बुक्स धीरे धीरे निकाली। मतलब ऐसा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऐसा नहीं था कि उनका मोटो था कि मेरा जो नाम है लॉज ऑफ मोशन के लिए जाएगा, नहीं, उनका बस शौक था, एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड था और उनको ये अच्छा लगता था खोज करना, ठीक है। नहीं तो उस वक्त तो और भी कम फैसिलिटीज़ थी, और भी कम चीज़ें थी, लेकिन उनको यही अच्छा लगता था, यही चीज़ें फैसिनेट करती थी। सबको नहीं अच्छा लगता, बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरीके से इतना साइंटिफिक हद तक जाके सोचते हैं। नहीं तो लोग हमेशा जो है ये सोचते हैं कि जैसे हम ये कर रहे हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, हम ये कर रहे हैं तो इससे हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, हम ये पढ़ रहे हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होके सोचते हैं। बट उस वक्त ऐसा नहीं था। लोग जो है या अभी भी जो भी साइंटिस्ट हैं ज़्यादातर वो ऐसे नहीं सोचते हैं, वो ऐसे ही सोचते हैं कि हमें ये अच्छा लगता है, हम ये जानना चाहते हैं तो हम ये काम करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसके पीछे उनको पता है कि ये आगे चल के इसका क्या हो जाएगा, किसी को भी नहीं पता है। एक साइंटिस्ट कभी भी ये नहीं सोचता है और वो अपना काम करता है जिसमें भी उसको इंटरेस्ट है, ठीक है। सो इन 1592 ही वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ Paduna in the Republic of Venice. Here he continued his observations on the theory of motion and through his study of inclined planes and the pendulum formulated the correct law for uniformly accelerated objects that the distances
द डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट मूव्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकिंग। तो उन्होंने एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो है एक फार्मूला बनाया और उन्होंने इसका रिलेशन बताया कि डिस्टेंस ट्रेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द time taken, right? So Galileo was also a remarkable craftsman. Okay, he developed a series of telescopes whose optical performance was much better than that of other telescopes available during those days. तो ये बहुत ज़्यादा इनको शौक था ये टेलीस्कोप्स बनाने का भी, और उन्होंने खुद से ही अपने बहुत सारे लेंसेज यूज़ करके अपना दिमाग लगा के जो है बहुत सारे टेलीस्कोप्स बनाए। अराउंड 1640 ही डिज़ाइन द फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक। ठीक है, पेंडुलम क्लॉक, उस पर पेंडुलम वाली क्लॉक, उस पर कोई क्लॉक तो होती नहीं थी, सूरज को देख करके लोग जो है टाइम का अनुमान लगाते थे। ठीक है, बट उन्होंने पेंडुलम क्लॉक बनाई। ओके, इन हिज बुक स्टारी मैसेंजर ऑन हिज एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज गैलीलियो क्लेम टू हैव सीन माउंटेन्स ऑन द मून, द मिल्की वे मेड अप ऑफ टाइनी स्टार्स एंड 4 स्मॉल बॉडीज ऑर्बिटिंग जुपिटर। ये सारी ऑब्जर्वेशंस गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप में देख के उसी वक्त बताई थी। ठीक है, सो इन हिज बुक्स डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज एंड लेटर्स ऑन द सन स्पॉट्स ही डिस्क्लोज्ड हिज ऑब्जर्वेशंस ऑफ सन स्पॉट्स। तो इतना पहले सोचिए 1640 1580 इतना पहले उन्होंने ये सब चीज़ें जान ली थी। ठीक है, और अभी भी हमारे देश में बहुत सारे लोग पढ़ना भी नहीं जानते हैं। ठीक है, यूजिंग हिज ओन टेलीस्कोप्स एंड थ्रू हिज ऑब्जर्वेशंस ऑन सैटर्न एंड वीनस गैलीलियो आर्ग्यूड दैट ऑल प्लैनेट्स मस्ट ऑर्बिट द सन एंड नॉट द अर्थ, कॉन्ट्ररी टू वॉट वॉज बिलीव्ड एट दैट टाइम। तो उस वक्त ये बिलीव था कि अर्थ का चक्कर सारे प्लैनेट्स लगाते हैं, लेकिन गैलीलियो के ऑब्जर्वेशंस जो उन्होंने सैटर्न और वीनस की जो मूवमेंट देखी, उन्होंने उससे ये अनुमान लगाया कि अर्थ का नहीं बल्कि सारे प्लैनेट्स सन का चक्कर काटते हैं, ना कि अर्थ का चक्कर काटते हैं। ठीक है, सो जैसा मैंने कहा लॉ ऑफ इनर्शिया में यही देखा जाता है कि कोई भी मूवमेंट रेजिस्ट करता है, इस वजह से सीट बेल्ट पहनते हैं। ठीक है, सो सेफ्टी बेल्ट्स आर वांट टू प्रिवेंट सच एक्सीडेंट्स, इसीलिए हम सेफ्टी बेल्ट पहनते हैं गाड़ी में बैठने पे। ठीक है, सेफ्टी बेल्ट्स एक्सर्ट ए फोर्स ऑन आवर बॉडी टू मेक द फॉरवर्ड मोशन स्लोअर। तो जब भी हम सेफ्टी बेल्ट पहन के बैठे रहते हैं, जैसे कोई जर्क लगता है तो हम आगे की तरफ झुकते हैं, लेकिन सेफ्टी बेल्ट हमें बांधे रखता है, सीट बाहर नहीं आने देता है, या हमारे मोशन को, हमारी स्पीड को घटा देता है, तो हमें बहुत ज़्यादा चोट की इंटेंसिटी है वो बहुत कम लगती है। ठीक है, सो एन अपोजिट एक्सपीरियंस इज एनकाउंटर्ड व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन अ बस एंड द बस बिगिंस टू मूव सडनली। तो इसी के उलट एक अदर ऑब्जर्वेशन भी देखने को मिलती है कि आप कभी बस में गए होंगे, तो अगर आप खड़े हैं, बस रुकी हुई है, आप खड़े हैं, अचानक से बस चल देगी, तो आप क्या करोगे, आप पीछे की तरफ मतलब धक्का लगे, आगे की तरफ तो जब लगेगा जब बस चल रही होती है और रुक जाए, लेकिन जब आप खड़े हैं, बस रुकी हुई और अचानक से बस चल दे, तो आप पीछे की तरफ करोगे, पीछे की तरफ गिरोगे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे जो आपका रेस्ट का स्टेट था उसको आप चाहोगे कि वो बॉडी चाहेगी कि आपका रेस्ट बना रहे, मूव नहीं करना चाहेगी, लेकिन गाड़ी तो मूव कर गई, है ना। तो ये ही इनर्शिया है। ठीक है, दिस इज बिकॉज द सडन स्टार्ट ऑफ द बस ब्रिंग्स मोशन टू द बस एज वेल एज टू आवर फीट इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस, बट द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी अपोजेस दिस मोशन बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है, so when a motor car makes a sharp turn at a high speed, we tend to get thrown to one side. जब आप गाड़ी में जाते हो तो जैसे ही गाड़ी ऐसे मुड़ती है तो आप भी ऐसे मुड़ जाते हो, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे मुड़ जाते हो ना। क्यों? ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, so this can again be explained on the basis of law of inertia. We tend to continue in our straight line motion when an unbalanced force is applied by the engine to change the direction of motion of the motor car. We slip to one side of the seat due to the inertia of our body. ठीक है, the fact that a body will remain at rest unless acted upon by an unbalanced force can be illustrated through the following activities. ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को समझाने के लिए एक एक्टिविटी की गई है, एक्टिविटी 9.1। तो आपको क्या करना है कि एक कैरम बोर्ड ले लेना है, उसकी सारी गुडियाँ जो है, जो उसकी कैरम की जो होती है, उसको एक दूसरे के ऊपर ऐसे पाइल अप करके रख लेना है। अगर आप कैरम के स्ट्राइकर से बहुत तेज़ी से स्ट्राइक करोगे तो आप क्या देखोगे, जो नीचे वाली जो कॉइन है
वो खिसक गई और ऊपर वाली सारी कॉइन पट बिखरी नहीं, वो नीचे आके एज इट इज इकट्ठी ही पाइल्ड अप ही गिरेंगी। ठीक है, नीचे नहीं गिरेंगी, पाइल्ड अप ही रहेंगी। और नीचे वाली जो सबसे नीचे वाली जो कॉइन थी वो फिसल के कहीं और चली गई। ऐसा क्यों? क्योंकि इनर्शिया की वजह से वो जो ऊपर की कॉइन्स थी वो अपना मोशन चेंज नहीं करना चाहेंगी, वो रेजिस्ट करेंगी इस वजह से, और ये मोशन फास्ट होगा तो नीचे वाली कॉइन हट जाएगी और ऊपर वाली कॉइन सब की सब एज इट इज नीचे आ जाएंगी। ठीक है, सो ओनली द कैरम कॉइन एट द बॉटम ऑफ ए फाइल इज रिमूव व्हेन ए फास्ट मूविंग कैरम कॉइन इज और स्ट्राइकर हिट्स इट। ठीक है, तो ये क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सो और इसी तरीके से एक एक्टिविटी और देख सकते हो कि जैसे एक कोई कार्ड ले लीजिए, उसके ऊपर 5 रुपीज़ का कॉइन रख लीजिए। ठीक है, और कार्ड को जोर से फ्लिक करिए, तो होना तो ये चाहिए कि कार्ड के साथ साथ कॉइन भी नीचे मतलब ग्लास के बाहर गिर जाएगा, लेकिन आप क्या देखोगे कि कार्ड तो हट गया लेकिन कॉइन ग्लास में गिर गया। ठीक है, यानी कॉइन ने अपने मोशन को रेजिस्ट किया। इट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, so when the card is flicked with the finger, the coin placed over it falls in the tumbler. ठीक है, so इस तरीके से हम देख सकते हैं। ओके, so एक और एक्टिविटी देख लेते हैं हम। प्लेस ए वाटर फिल्ड टम्बलर ऑन ए ट्रे, होल्ड द ट्रे एंड टर्न अराउंड एज फास्ट एज यू कैन, वी ऑब्जर्व दैट वाटर स्पिल्स। वाई? जैसे कि किसी ग्लास में ले लीजिए और उसको ऊपर तक पानी भर लीजिए और फिर उसको लेके गोल गोल घूमने लगिए, तो आप देखोगे कि ग्लास से पानी छलक जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले वो स्टेट ऑफ रेस्ट में था, लेकिन जैसे ही आपने मोशन किया वो अपनी पोजीशन से उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा और इसी में वो स्पिल ओवर हो जाएगा। ठीक है, सो ऑब्जर्व दैट अ ग्रूव इज प्रोवाइडेड इन ए सॉसर फॉर प्लेसिंग द टी कप। जो चाय का प्याला होता है ना, चाय का प्याला आपने देखा होगा, उसके बीचों बीच एक हल्का सा गड्ढा रहता है। वो प्लेन भी तो हो सकता है प्लेट, लेकिन नहीं, वहाँ पे गड्ढा बना रहता है। क्यों? ताकि इट प्रिवेंट्स द कप फ्रॉम टॉपलिंग ओवर इन केस ऑफ सडन जर्क। अगर हल्का सा भी धक्का लगेगा तो वो कप लुढ़क जाएगा, अगर वो सॉसर में वो जो ग्रूव नहीं बना रहेगा। इस वजह से चाय की प्लेट में बीचों बीच में एक ग्रूव बना रहता है, ताकि झटका लगने पे चाय क्योंकि गर्म होती है वो गिर ना जाए। ठीक है, सो आई होप कि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल शेयर द रिप्लाई। थैंक यू।